सर अब हम तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 बजे से हम लगभग गुजरात में इस समय क्या हो रहा है, विकास किस गति से आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार आपने देखा, इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं भारत 24 को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपने गुजरात के जो स्लोगन दिया है प्रोग्रेसिव गुजरात, तो हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और इसमें शिक्षा का जो पूरा योगदान है, तो उस क्षेत्र में इस बार का एक छोटा सा योगदान मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता था कि सिविल सर्विसेज में या तो साउथ से लोग आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग आते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश में 28 सिलेक्शन लेके गुजरात भारत में 6ठे रैंक पर है सिविल सर्विसेज सिलेक्शन में। तो अब ये देश आईएएस और आईपीएस भी बनाना जब छूट नहीं रहा है उससे, तो उसमें गुजरात उस मामले में भी आज सबसे अग्रसर हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा योगदान है। सर, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है एक सरकारी नौकरी छोड़ देना, माँ बाप भी तैयार नहीं होते और मैं क्योंकि खुद बिहार से आती हूँ तो मैं आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, एटलीस्ट इन द थिंकिंग्स ऑफ पीपल। तो सरकारी नौकरी को छोड़कर और आईएएस आईपीएस बनाने में, सिविल सर्विसेज के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, आपको पता ही है, तो मैं गुजरात सरकार की सेवा में 13 साल रहा जी, और उसके बीच में 2 साल डेप्यूटेशन में मैं भारत सरकार की सेवा में भी भारत देश के गृह मंत्री जो होते हैं उनके सचिव पद पर भी मैं रहा। तो मैंने सब कुछ देखने के बाद में ये तय किया कि जो कमी है वो अफसरों की नहीं है, कमी है कि अब गुजरात से ज्यादा अफसर बने जी। और गुजराती जब गुजरात मॉडल को लेके पूरे देश में अपनी सेवा देगा तो ही कैन इम्प्लीमेंट द गुजरात मॉडल इन ऑल ओवर द इंडिया। तो गुजरात मॉडल के जो बच्चे थे, जो गुजरात में पढ़े हुए थे, वो बच्चे आईएएस आईपीएस बने, ये मेरा स्वप्न था। और इसी स्वप्न को जीने के लिए, और कभी हमारे यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता है, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तो आई हैव डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माय गवर्नमेंट ऑफिस। तो मैंने 2023 में अपनी सरकारी सेवाओं से वीआरएस उसको बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और आज मैं सामर्थ्य आईएएस के माध्यम से काफी बच्चों को गाइड कर पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं सेना के बच्चे जो होते हैं, सेना के अफसरों के बच्चे और गरीब बच्चे, उनको मैं बहुत ही जल्दी से जल्दी अपने इंस्टीट्यूट में बुला के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो ये चीजें जो हैं, तो आज गुजरात के बच्चे उस पर आगे बढ़ रहे हैं, इसके कारण मैंने ये डिसीजन लिया था। सर, गुजरात का सिलेक्शन रेशियो एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स कम रहा है, लेकिन आपने पिछले कुछ सालों में क्या इसको बढ़ते देखा? हालांकि सबसे पहला जवाब आपने कुछ इसी तरीके का दिया, लेकिन सिलेक्शन रेशियो में कितना फर्क आप देखते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 या 4 सिलेक्शन होते थे, लेकिन गुजरात सरकार के भी प्रयत्न रहे और उसके साथ साथ गुजरात की जो कम्युनिटी थी उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज ये स्थिति है कि भारत भर में जो टॉप 7 स्टेट्स हैं उसमें गुजरात आ गया है। और मैंने आपको बताया कि इस बार 4th रैंक मार्गी शाह फर्स्ट टाइम 1925 में यूपीएससी बना और हम 2025 में बैठे हैं। 100 साल में पहली बार 4th रैंक पर मार्गी चिराग शाह अहमदाबाद की लड़की आई है, ऑल इंडिया रैंकर। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट देखेंगे यूपीएससी में। और आईएएस आईपीएस इस बार टोटल 28 सिलेक्शन गुजरात ने दिए हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ये बात है। और देखिए, मैं देख रही हूँ कुछ लोग तालियां यहाँ पे बैठ के बजा रहे हैं। आई एम श्योर लोग भी थोड़ा थक गए सर, लेकिन सामर्थ्य आईएएस जो आपका संस्थान है उसकी प्लानिंग और आगे क्या है? और सर, एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन फील्ड आजकल के जमाने में एक कमाई का जरिया बन गया है, आप अपने आप को उनसे कैसे अलग पाते हैं? सामर्थ्य आईएएस का प्लान जो है, हम सबसे बड़ी बात आज सब कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आपको करनी है, आईएएस बनना है, तो आपको दिल्ली जाना जरूरी है। लेकिन हमने दिल्ली को गुजरात में लाया है क्योंकि हमने दिल्ली की फैकल्टीज को ही गुजरात में लाया है और दिल्ली जैसा एनवायरनमेंट और कंपटीशन खड़ा किया है। दूसरी बात है कि कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए ये बात बोली जा सकती है कि वो प्रोफेशनल है, लेकिन आज कम से कम पैसे में ये फैसिलिटी गुजरात में देना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा दिल्ली जाता है तो ऑन एवरेज उसको 5 से 7 लाख का खर्चा आता है, वही गुजरात में आज उसको 1 लाख रुपए में काम हो रहा है।
तो कंपैरेटिवली गुजरात में सामर्थ्य आईएएस के माध्यम से हम ये सेवाएं दे रहे हैं और आगे हम कटिबद्ध हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ा के गुजरात के बच्चों को कम से कम पैसों में शिक्षा मिले, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। और सबसे ज्यादा हमको टॉप रैंकर की अब इच्छा है कि हम फर्स्ट रैंक गुजरात से एक बार ले आए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। सर, अब जरा आपके बारे में भी जानते हुए, डेपुटेशन पर केंद्र सरकार में जब आप थे तो आपका अनुभव कैसा रहा? आप कहाँ थे और कहाँ से आपने वीआरएस लिया? मैं प्रधानमंत्री जी जब पहली बार भारत देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो गृह राज्य मंत्री के अधिक सचिव के रूप में मैंने काम किया। उस दौरान मैंने दंतेवाड़ा, उसके बाद में जो अपना कच्छ है उसमें जो हरामी नाला है उसकी भी मैंने विजिट की, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ के काफ़ी नक्सलाइट एरिया। तो ये देखा कि सरकार बहुत प्रयत्न करती है और उस वक्त एक बात चली थी कि नक्सलिज्म को खत्म करना है। और तब नितिन गडकरी साहब मार्ग और परिवहन मंत्री थे, तो उन्होंने बताया था कि अगर नक्सलिज्म को खत्म करना है तो सबसे पहली जरूरत है कि वहां पे सड़कें बनानी होंगी। और आज मुझे गर्व होता है कि लगभग कल ही 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। जी जी जी। और आज लगभग सभी जो नक्सलाइट बेल्ट हैं वहां पर सड़कें बन गई हैं, विकास का कार्य जोर शोर से चल रहा है। और हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने सही कहा कि आने वाले 1 या 2 साल में हम नक्सलिज्म से निजात पा जाएंगे। तो ये जो लक्ष्य के साथ मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट है और मुझे गर्व है कि मैंने पहली कैबिनेट में ये काम किया। और आज भारत सरकार जिस लक्ष्यों के साथ, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, जगदीश चंद्रा जी ने भी बताया कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना चाहते हैं, तो आने वाले समय में ये लक्ष्य भी पूर्ति हो जाएगी और बाय 2028 वी कैन accomplish this goal that I know। तो सरकार के साथ ये अनुभव बहुत रहा और प्रधानमंत्री जी के साथ काम करना वो तो एक अद्भुत अनुभव हमेशा किसी भी व्यक्ति के लिए होता है। जी, बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा। सर, आईएएस आईपीएस बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि जब एक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है तो उसके अपने बहुत सारे सपने होते हैं और परिवार के तो सपने और भी ज्यादा होते हैं। तो आपने कब ये सोचा और क्यों सोचा कि नहीं, अब बच्चों के भविष्य को संवारने का वक्त आया है? जी, मैं एक बहुत छोटे से गांव विजयनगर से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पर प्राथमिक शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत मुश्किल से मुझे मिल पाई। तो उस वक्त मुझे ये मन में टीस थी कि अब गुजरात के बच्चे सिविल सर्विसेज की कोचिंग से तो कम से कम दूर न रहें, तो कोई और इनिशिएटिव ले कि न ले। इट इज सेड दैट द चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो आपको ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये शुभ शुरुआत मैंने की है और सामर्थ्य आईएएस के माध्यम से अब मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में मैं कम से कम गुजरात से 200 आईएएस और आईपीएस बच्चे इस देश को दूं। क्या बात है सर। यूपीएससी और जीपीएससी एस्पिरेंट्स जो हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? जो भी बच्चे यूपीएससी जीपीएससी करना चाहते हैं, बच्चे कभी कभी कम परसेंटेज आते हैं 12वीं में, 40%, 50%, तो हताश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी गुजरात के एक आईपीएस हैं हितेश जोयसर साहब, जो सूरत में एसपी हैं, उनके सिर्फ 40% आए थे, लेकिन आज वो आईपीएस है और वो सक्सेसफुल आईपीएस हैं। ऐसे बहुत आईएएस आईपीएस हैं जिनके 12वीं में कम परसेंटेज आने के बावजूद वो आईएएस आईपीएस बने हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जीपीएससी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितने परसेंटेज आ रहे हैं, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और आज ये प्रिपरेशन 12वीं से शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम उत्तर प्रदेश और बिहार वालों से कॉम्पीट कर पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार के बच्चे 12वीं के बाद शुरुआत करते हैं, तो गुजरात के बच्चे भी 12वीं के बाद यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करें, ये मेरा उनको संदेश है। और आखिरी बात है कि एक पत्थर आप तबीयत से उछालो, जिस दिन आपका भगवान राजी होगा आप आईएएस आईपीएस जरूर बनेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आपने बड़ी खूबसूरती से बच्चों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए ये आपने उकेरा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।